चैप्टर 77 ओजस्वी को पार्टी में जरूर बुलाना। जैसे ही लेक्चर खत्म होता है वह जैसे तुरंत अपनी सीट से उठ खड़ी होती है। माहिरा खुशी अचानक से उठता हुआ देख बोलती है, अरे एक मिनट रुक जा, मुझे भूख रख लेने दे, मेरे लिए थोड़ी देर इंतजार तो कर, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है। हो जैसे इस बात पर माहिरा को देखने के बाद थोड़ा सा सोचते हुए बोलती है, वो मुझे श्रेया से थोड़ा काम था तो मैं उसकी क्लास में जा रही हूँ, तुम आराम से बुक रखकर थोड़ी देर बाद बाहर निकलो, मैं तुमसे बाहर ही मिलती हूँ, ठीक है। इस बात पर दोबारा माहिरा कुछ भी बोल पाती कि ओजस्वी बहुत ही जल्दी में क्लासरूम से बाहर निकल जाती है और सीधे सेकंड ईयर में चली जाती है। उस क्लास में सारे स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। जैसे ही वो जैस्वी क्लास की गेट पर आती है पूरी क्लास घूमकर उसे ही देखने लगती है। रेनिका और राजवीर दोनों बहुत ही ध्यान से ओजस्वी को देख रहे होते हैं और दोनों को अच्छे से पता होता है कि वो ओमकार के पास ही आए हैं। एक बार ओजस्वी श्रेया की तरफ देखती है और फिर अपनी तरफ लोगों को इस तरह देखता देख थोड़ी देर सोचती है। ओमकार भी सबकी तरह खामोश होकर उसे ही देख रहा होता है और फिर एक गहरी सांस लेने के बाद सीधे ओमकार के पास जा खड़ी होती है और बोलती है, क्या तुम्हारी इज्जत अब ठीक है। ओजस्वी के मुंह से यह बात सुनकर तो इनकार के दोस्त काफी हैरान हो जाते हैं। रमन के दोस्त भी वहीं बैठे होते हैं, उन्हें शायद कभी भी इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि मुझे सीखो ओमकार की फिक्र होगी। वो लोग भी काफी हैरान होकर उसे देख रहे होते हैं क्योंकि पूरी क्लास खामोश थी और मुझे इसमें को देख रही थी तो उसकी आवाज बहुत धीरे बोलने पर भी पूरे क्लास किए जा रही थी। ओजस्वी के सवाल पर ओमकार पूरी क्लास की तरफ एक बार घूमकर देखता है और फिर अपने चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल लाते हुए जवाब देता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बस अपना ख्याल रखो। ओजस्वी इस बात पर दोबारा एक गहरी से सांस लेती है और अनकंफर्टेबल होते हुए अपने आसपास देखकर ओमकार से बोलती है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बाहर नहीं आ सकते हो। ओमकार इस बात पर अपनी आईब्रो उठाते हुए बोलता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आ सकता हूँ। इतना बोलने के बाद ओमकार अपने दोस्तों को आंखों से इशारे करते हुए ओजस्वी के साथ क्लासरूम से बाहर निकल जाता है। फोन करके जाने के बाद लकी संजू और साहिल की तरफ देखकर हंसते हुए बोलता है, कमाल है यार, एक ही दिन में लड़की के तो पूरे तेवर ही बदल गया, बहुत ही जल्द जाल में फंसने वाली है। शुरुआत में इसका एटीट्यूड देखकर तो ऐसा लगा था कि इसको झुका पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन अब लग रहा है कि आखिर अच्छाई कभी ना कभी कमजोरी बन ही जाती है। इतना बोलकर वो लोग ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। पूरी क्लास वापस अपने काम में लग जाती है। ओजस्वी ओमकार के साथ बाहर आती है। ओमकार इसके पहले उससे कुछ भी बोल पाता कि ओजस्वी उसका हाथ पीछे की तरफ देते हुए जहां चोट लगी है बोलती है, अभी तक तुमने यहाँ कोई दवा नहीं लगाई है ना, तुमने तो मुझसे कहा था कि दवा लगा लोगे तो ठीक हो जाएगी, क्यों नहीं लगाई तुमने। मुझे लगता है कि तुम्हें हॉस्पिटल चलना चाहिए, क्या तुम्हें और भी कहीं चोट आई है, दिखाओ मुझे। ओजस्वी को इस तरह अपनी फिक्र करते देख ओमकार को बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन वो अपनी फीलिंग को छुपाते हुए बोलता है, क्या तुम्हें सच में मेरी इतनी फिक्र हो रही है, कहीं तुम्हारे दिमाग में मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं चल रही है, जैसे मुझे अपनी जाल में फंसाने टाइप का। इस बात पर ओजस्वी थोड़ा सा घूर कर देखने के बाद ओमकार को जवाब देती है, तुम्हारे दिमाग में लड़ाई झगड़े साजिश के अलावा और कुछ नहीं आ सकता है ना, क्या मैं ऐसे ही तुम्हारी फिक्र नहीं कर सकती हूँ। इतना बोलकर ओजस्वी अचानक से खामोश हो जाती है और सोचने लगती है, ये क्या बोल दिया मैंने। ओमकार इस बात पर मुस्कुरा करो जैसे खुद ही लगता है जैसे एक बार ना चाहते हुए भी ओमकार की तरफ देखती है और फिर तुरंत उसके ऊपर से नजरें हटाते हुए बोलती है, मेरा मतलब था मैं ऐसे ही तुम्हारी फिक्र नहीं कर रही हूँ, तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी है इस वजह से थोड़ी सी फिक्र हो रही है, वरना मुझे क्या पड़ी थी कि तुम्हें झूठ लगे या ना लगे। ओमकार इस बात पर थोड़ा सा ओजस्वी के बगल से दूसरी तरफ जाते हुए बोलता है, तुम खुद से झूठ बोल रही हो या मुझसे। खैर जाने दो, जो शख्स खुद से नहीं रूबरू हो सकता उससे कोई भी एक्सपेक्टेशन रखना बेवकूफी होती है। इतना बोलकर ओमकार एक कदम आगे बढ़ता है कि वो जैसी दोबारा से उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर बिना कुछ बोले दूसरे हाथ से अपने बैग में रखी है क्रीम निकालती है और उसकी चोट पर लगाते हुए बोलती है, मुझे पता है कि तुम अपना 100 ग्राम का दिमाग जरूर यूज करोगे, लेकिन सच में मुझे बुरा लग रहा है कि तुम्हें चोट मेरी वजह से लगी है, बस यही एक रीजन है कि मैं तुम्हारी केयर कर रही हूँ, बाकी मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है और ना ही कोई हमदर्दी है, समझ आए। क्रीम लगाने के बाद ओजस्वी क्रीम की कैप बंद करके अपने बैग में रखते हुए एक बार ओमकार की तरफ देखती है और फिर वहां से चली जाती है। ओजस्वी के वहां से जाने के बाद ओमकार मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि तुम भी जाल में फंसती जा रही हो और बहुत जल्द उसमें कैद हो जाओगी और फिर तुम्हें कुछ नहीं समझ आएगा कि तुम्हें कैसे निकलना है। आखिर तुमने ओमकार रघुवंशी से पंगा लेने की कोशिश की है, अंजाम तो बड़ा होना ही चाहिए। अगर मैंने तुम्हारी जिंदगी में रखना बना दी तो मुझसे बात करना, मिस ओजस्वी। इधर जैसे ही थोड़ी दूर हो जाएगी आती है श्रेया और माहिरा दोनों सामने खड़ी होकर उसे बहुत ही ध्यान से देख रही होती है। उन्हें अपनी तरफ इस तरह देखता है देख ओजस्वी थोड़ा सा नजरें चुराते हुए बोलती है, क्या हुआ है, इस तरह क्यों देख रही हो मुझे, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। इस बात पर हंसने लगती है और फिर ओजस्वी के मजे लेते हुए उसके बगल आकर बोलती है, नहीं तुमने बात नहीं किया है, तुमने तो अवार्ड लेने वाला काम किया है, सच में बहुत हिम्मत चाहिए क्लासरूम में आकर ओमकार को अपने साथ बाहर ले जाना, ये हर लड़की के बस की बात नहीं है।
तुम्हें पता है अक्सर लड़कियां ऑन करके प्यार में पड़कर उसे अकेले में ले जाकर बात करना चाहती है, लेकिन उनका रूनी साफ साफ जवाब दे देता है हमेशा। मुझे लगा था कि शायद आज तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन ओमकार ने तो उफ तक नहीं की और चल पड़ा तुम्हारे पीछे पीछे। यह कोई छोटी बात नहीं है। ओजस्वी इस बात पर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हुए बोलती है, तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। तुमने देखा ना, आज सुबह उसने मेरी मदद की, या यूं कहूं तो मेरी जान बचाई, तो मैंने सोचा एक बार थैंक यू बोल देती हूँ। वह भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। खैर जो भी हो, एहसान तो किया है उसने मुझ पे। माना कि पिछले दिनों उसने बहुत कुछ गलत किया है मेरे साथ, लेकिन एक तो गलतियां मुझसे भी हुई है। उस पर झूठा इल्जाम भी लगाया है मैंने, और फिर उसने जो एहसान किए हैं उसके आगे वो गलतियां कुछ भी नहीं है। माहिरा इस बात पर परेशान होते हुए एक गहरी सांस लेकर बोलती है, अब मैं समझ गई हूँ कि यह सब क्या हो रहा है। वो लड़का तुम्हारे दिमाग से सीधे तुम्हारे दिल में उतर रहा है। खैर वो तो पहले भी मुझे पसंद था और बीच में उसकी हरकतें मुझे पसंद नहीं आ रही थी। अगर तुम्हें वो पसंद आ जाता है तो मैं उसे अपने जीजू के रूप में जरूर स्वीकार कर सकती हूँ। मुझे इस बात पर एकदम से नाराज होते हुए बोलती है, क्या बकवास कर रही हो? दोबारा ऐसा कुछ भी बोला ना तो यही जान से मार दूंगी तुम्हें, चलो यहाँ से। इतना बोलने के बाद वो लोग से निकलकर सीधे हॉस्पिटल की तरफ चली जाती है। रेनिका बहुत ही खामोशी से बैठी होती है कॉलेज की सीढ़ियों पर। तभी ओमकार बगल से गुजर रहा होता है। उसे इस तरह खामोश अकेले बैठा देख फोन कर अपने आसपास देखता है और फिर बहुत ही धीरे से उसके बगल आकर बैठ जाता है। लेकिन वो पता नहीं किन ख्यालों में खोई होती है कि एक बार भी ओमकार की तरफ नहीं देखती। तो ओमकार अपना गला साफ करते हुए बोलता है, क्या तुम ठीक हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? इस तरह अकेले यहाँ क्यों बैठी हो? रेनिका इस बात पर अचानक से ओमकार की तरफ देखती है। वो उसके काफी करीब बैठा होता है। उसे देखकर उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ जाती है और फिर वो जवाब देती है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ऐसे ही बैठी थी, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। रमन भी नहीं है यहाँ तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है कॉलेज में। खैर मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसे हो? आजकल बहुत बिजी रहने लगे हो। ओमकार इस बात पर तुरंत जवाब देता है, हाँ कह सकती हूँ, बिजी तो मैं हूँ। आजकल एक बहुत ही बड़ी मिशन पर हूँ, सोच रहा हूँ कामयाबी मिल जाए किसी तरह। रेनिका को लगता है कि शायद ओमकार ओजस्वी की बात कर रहा है और वो तुरंत जवाब देती है, अच्छा अगर कोई बहुत जरूरी निशान है और तुम्हें मुश्किल लग रहा है तो तुम हमारी मदद ले सकते हो। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बताओ क्या कोई बहुत बड़ी बात है? ओमकारेश्वर पर थोड़ी देर सोचता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, खैर जाने दो। वैसे ये बताओ कि क्या तुम्हारे बर्थडे तक रमन वापस आ जाएगा? दोस्त है तुम्हारा, आना तो चाहिए उसे। रेनिका इस बात पर उसे बताती है, नहीं वो मेरे बर्थडे के दूसरे दिन आएगा क्योंकि उस दिन उसका इंटरव्यू है। मुझे पता था कि वह हर हाल में आने की कोशिश करेगा, इसलिए मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया कि वो मेरे बर्थडे में इनवाइट नहीं है। इस वजह से अपना काम पूरा करके आए, मेरी वजह से काम छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। बर्थडे का क्या है, वो तो हर साल आता रहता है। खैर तुम बताओ, तुम आओगे या पिछली बार की तरह फिर कोई जरूरी काम आ जाएगा तुम्हें? ओमकार इस बात पर थोड़ा सा सोचने के बाद जवाब देता है, मैं ऐसे ही किसी दिन के इंतजार में था कि कोई धूम धड़ाका हो जहां पूरा कॉलेज हूं। लगभग तुम्हारे बर्थडे में पूरा कॉलेज होगा। तुम्हें इस बार जरूर आऊंगा, लेकिन तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो मैं तुमसे एक मदद चाहता भी हूं, लेकिन अगर तुम मुझसे कोई सवाल ना करो तो। रेनिका इस बात पर बिना सोचे तुरंत बोलती है, ठीक है अगर तुम चाहते हो तो मैं कोई सवाल नहीं करूंगी, लेकिन बताओ तो आखिर की तुम्हें क्या मदद चाहिए मुझसे? ओमकार इस बात पर बिना देर किए एक लाइन में बोलता है, ओजस्वी को अपनी पार्टी में जरूरी इनवाइट करना। वादा करता हूं तुम्हारी पार्टी बहुत ही यादगार होगी। रेनिका को ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है, लेकिन फिर वो थोड़ा सा सोच विचार करने के बाद हाँ बोल देती है और फिर ओमकार वहां से मुस्कुराता हुआ उठकर दूसरी तरफ चला जाता है। खैर क्या होने वाला था अगला इंटरेस्टिंग एपिसोड, फोन करो जयश्री को और ज्यादा इम्प्रेस करने के लिए क्या करने वाला था जानने के लिए सुनते रहिए फर्स्ट ईयर हॉस्टल लव लाइफ स्टोरी दिल। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। हैंड वेविंग चैप्टर 78, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? कॉलेज में ओजस्वी अपने दोस्तों के साथ रोज की तरह कॉलेज आकर कैंटीन में बैठी होती है, लेकिन आज उसे ओमकार कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। वो काफी देर से इधर उधर अपनी नजरें घुमाकर ओमकार को ढूंढ रही थी। उसे खुद इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा था कि वो ओमकार को इतनी बेसब्री से ढूंढ रही है। श्रेया उसे इधर उधर देखता देख बोलती है, किसे ढूंढ रही हो तुम? हम लोग तो तुम्हारे सामने बैठे हैं, फिर तुम इधर उधर क्यों देख रही हो? क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? ओजस्वी इस बात पर बिना कोई जवाब दिए वापस से एक स्माइल के साथ सामने देखने लगती है। थोड़ी देर बीते ही थे कि झट से ओमकार कैंटीन के दरवाजे को तेजी से धक्का मारते हुए कैंटीन में आता है। अचानक से दरवाजे की आवाज सुनकर सब पीछे पलटकर देखने लगते हैं। माहिरा ओमकार को देखकर एक गहरी से सांस लेती है और फिर श्रेया और ओजस्वी की तरफ देखकर बोलती है, लो इसी की कमी थी, यह भी आ गया। मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, इसके पहले कि हम लोगों के पास आ जाए। माहिरा कितना बोलते ही ओमकार उसकी सीट के पास आ खड़ा होता है और उसके दोस्त बगल वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। ओमकार पहले श्रेया और माहिरा को देखता है, फिर ओजस्वी से बोलता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया है? ओजस्वी इस बात पर से और माहिरा की तरफ देखती है और फिर मुस्कुराकर ओमकार की तरफ देखकर उसे जवाब देती है, हाँ
क्यों नहीं, तुम चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकती हो। ओमकार इस बात पर तुरंत जवाब देता है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूं, तुम देख सकती हो मेरे दोस्त भी दूसरी जगह जाकर बैठ गए हैं, क्या तुम मेरे साथ आकर अकेले में बात नहीं कर सकती हो। इस बात पर ओजस्वी एक बार पूरी कैंटीन की तरफ कर देती है, सब उसे और ओमकार को ही देख रहे होते हैं। ओजस्वी दूसरे ही पल उठ खड़ी होती है और फिर बोलती है, ठीक है बताओ कहाँ चलना है। ओमकार इस बात पर ओजस्वी को आंखों से इशारे करते हुए एक खाली टेबल की तरफ समझा बैठता है और ओजस्वी भी उसके साथ जा बैठती है। ओमकार तुरंत 2 कॉल रिकॉर्ड करता है और फिर सामने बैठकर हो जैसी को देखने लगता है। ओजस्वी ओमकार को अपनी तरफ देखता देख थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होकर आसपास देखने लगती है। जैसे ही कोल्ड ड्रिंक उनके पास आती है, ओमकार ओजस्वी की तरफ बढ़ाते हुए बोलता है, एक बात पूछनी थी तुमसे, क्या तुम्हारे और राजवीर के बीच दोस्ती हो गई है, मेरा मतलब क्या वो तुम्हारा फ्रेंड बनने की कोशिश कर रहा है। ओजस्वी इस बात पर जवाब न देते हुए सवाल कर देती है, क्यों जानना चाहते हो मेरे और राजवीर के रिश्ते के बारे में। ओमकार इस बात पर तुरंत बोलता है, तुम ऐसे क्यों कर रही हो, जो कुछ भी है तुम्हारे बीच में साफ साफ बताओ ना, तुम्हारा दोस्त है या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, जो कुछ भी है बताओ मुझे, मैं जानना चाहता हूँ। ओजस्वी इस बात पर तुरंत ओमकार की तरफ हाथ करते हुए बोलती है, एक मिनट, पहली बात, राजवीर मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, इनसाइड मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही था कभी, तो बेवजह किसी को मेरे इतने क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनने के बाद ओमकार को काफी हैरानी होती है और वो ओजस्वी की तरफ थोड़ा सा झुकते हुए बोलता है, तुम ये कहना चाहती हो कि स्कूलिंग करके तुम कॉलेज में आ गई हो लेकिन आज तक तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, क्या मैं तुम्हें शक्ल से बेवकूफ नजर आता हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो माना कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, फिर भी किसी पर क्रश तो होगा ही। ओजस्वी इस बात पर थोड़ा सा घूरकर ओमकार को देखते हुए बोलती है, देखो पहली बात तो यह है कि मुझे तुमसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, और दूसरी बात उससे भी इम्पोर्टेंट यह है कि मैं तुम्हें किसी भी चीज पर भरोसा दिलाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं बस वही कह रही हूँ जो सच है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही कभी किसी पर क्रश था। मैं बचपन से ही गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी, लड़की मेरे आसपास भी नहीं थे, बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया लेकिन मैंने उन्हें इंटरेस्ट नहीं लिया। और यह बात तुम मानोगे या नहीं, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सुनकर ओमकार को बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्यों जैसी किसी से प्यार नहीं करती है, खुशी इतनी खुशी क्यों हो रही थी, इस बात को लेकर वह भी बहुत कंफ्यूज था, लेकिन ये जानने के बाद क्यों जैसी का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है बहुत खुश हो गया था। और थोड़ी देर सोचने के बाद ओमकार बोलता है, अच्छा भाई मान गए, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ एक जगह चलना चाहोगी। अकेले जाने का मन नहीं था और दोस्तों के साथ में वहां कभी जाता नहीं, तो इस वजह से सोच रहा था कि तुम्हें लेकर चलूं। ओजस्वी इस बात पर थोड़ा सा परेशान होते हुए बोलती है, देखो माना कि मैंने तुमसे वादा किया कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन प्लीज मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, तुम कॉलेज में जितनी देर कहोगे मैं बैठ सकती हूँ पर बाहर कहीं नहीं। ओमकार ओजस्वी की इस बात को इग्नोर करते हुए बोलता है, तुम्हें मेरे साथ रहना है तो इसका मतलब है कि मैं जहां चाहूंगा वहां तुम्हें ले जा सकता हूं। तुम पूरी तरह से सिर्फ रहोगी, तुम्हारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी है, तो तुम तैयार रहना। ओजस्वी और भी ज्यादा परेशान होते हुए ओमकार को जवाब देती है, मैं समझ में नहीं आता कि जब तुम्हें जबरदस्ती अपनी ही बात मनमानी होती है तो तुम मुझसे पूछते ही क्यों हो। ओमकार इस बात पर बोलता है, मुझे लगा था कि तुम हाँ बोल दोगी लेकिन तुमने तो सीधे मना कर दिया। अगर तुम हाँ बोल देती तो अपने साथ ले जाने में तुम्हें और भी ज्यादा अच्छा लगता, खैर चलना तो तुम्हें पड़ेगा ही। इस बात पर हो जैसी वहां से उठ खड़ी होती है और गुस्से में आगे आगे कैंटीन से बाहर निकल जाती है। ओमकार अपने दोस्तों को भाई बोलते हुए ओजस्वी के पीछे अपनी बाइक की चाबी लेकर निकल जाता है। ओजस्वी कॉलेज में कहीं भी रुकने की बजाय सीधे गेट के बाहर जा रुकती है। ओमकारा अपनी बाइक लेकर उसके पीछे पीछे उसके बगल पहुंचता है और अपना हेलमेट उतारते हुए बोलता है, इतनी दूर पैदल आने की क्या जरूरत है, बाइक तो मेरी कॉलेज में ही खड़ी थी ना, वहीं रुक जाती, बैठना तो तुम्हें मेरी बाइक पे ही है। ओजस्वी गुस्से में ओमकार को देखते हुए बोलती है, हाँ मुझे अच्छे से पता है कि मुझे तुम्हारी बाइक पर बैठना है, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि पूरा कॉलेज तमाशा देखी, इसलिए मैं बाहर आ गई, अब अगर आपकी इजाजत हो तो हम चले। ओमकार इस बात पर मुस्कुराते हुए ओजस्वी को देखता है और ओजस्वी गुस्से में आकर पीछे उसकी बाइक पर बैठ जाती है। दोनों वहां से निकल जाते हैं। फोन कार बाइक ले जाकर एक टॉयज के दुकान के पास रोकता है। ओजस्वी दुकान को देखकर सोचने लगती है कि यह यहाँ क्यों रुका है। उनका अपनी बाइक से उतरते हुए बोलता है, उतरो, चलो मेरे साथ अंदर चलो। ओजस्वी इस बात पर थोड़ा सा सोच विचार करते हुए फोन करके पीछे पीछे दुकान के अंदर चली जाती है। दुकानदार ने वहां पहले से ही बहुत सारे खिलौने पैक करके रखे थे। ओमकार को देखते ही वो सारे पैकेट उसे पकड़ते हुए बोलता है, भैया मुझे पता था कि आज आप आएंगे जरूर, इसीलिए मैंने पहले से ही आपके सारे खिलौने पैक करके रखे थे। ओमकार इस बात पर मुस्कुराते हुए कुछ खिलौने खुद लेता है और कुछ ओजस्वी को उठाने के लिए बोलता है। ओजस्वी खिलौनों को अपने हाथ में उठाते हुए सवाल करती है, इतने सारे खिलौनों का तुम क्या करोगे, क्यों खरीदते हो तुम इसे हर बार, क्या आज कोई स्पेशल डे है, किसके लिए लिया है ये सब कुछ तुमने। ओमकार आगे आगे निकलते हुए बोलता है, तुम बस मेरे साथ चलती रहो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, थोड़ी देर में आओ, चलो चलते हैं। ओमकार दोबारा बाइक स्टार्ट करता है और ओजस्वी को लेकर एक अनाथ आश्रम के सामने लेकर पहुंचता है।
और वहां अपनी बाइक रोकने के बाद कुछ खिलौनों को लेकर ओजस्वी से बोलता है, चलो अंदर चलते हैं। मुझे श्री बिना कुछ बोले और सोचे समझे सीधे अनाथ आश्रम के अंदर ऑन करके पीछे पीछे चली जाती है। वहां के छोटे छोटे बच्चे जैसे बहुत ही देर से ओमकार का ही इंतजार कर रहे थे। ओमकार को देखते ही वो लोग चिल्लाते हुए ओमकार भैया आगे, ओमकार भैया आ गए। ओमकार और ओजस्वी की तरफ दौड़ पड़ते हैं और बोलो तुरंत ओमकार से लिपट जाते हैं। ओमकार उंगली से दो बच्चों को अपनी गोद में उठाते हुए बगल बनी एक बैठक पर आराम से बैठ जाता है और सारे खिलौनों को निकालकर बच्चों में बांटने लगता है। ये सब ठीक कर ओजस्वी को बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। वो अपने दोनों बाजुओं को बंद करते हुए ओमकार की तरफ देखकर सोचने लगती है कि शायद मैंने इसे कुछ ज्यादा ही बुरा समझ लिया था, यह इतना भी बुरा नहीं है। इनफैक्ट अब तो यह और उससे भी ज्यादा अच्छा लगने लगा है। ओजस्वी यह सब कुछ सोच ही रही होती है कि उनमें से एक छोटा बच्चा ओमकार से पूछता है, ये दीदी कौन है जो आपके साथ आए हैं, क्या यह आपकी गर्लफ्रेंड है? ओमकार इस बात पर हैरान हूं पर उस बच्चे को देखते हुए बोलता है, सीरियसली तुम तो इतने छोटे हो, गर्लफ्रेंड का मतलब भी जानते हो तुम? इस बात पर ओजस्वी भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती है और वो बच्चा तुरंत जवाब देता है, हाँ मुझे अच्छे से पता है, गर्लफ्रेंड का मतलब होता है कि आप इनसे प्यार करते हैं और शादी भी करेंगे। इस बात पर ओमकार अपनी नजरें उठाकर ओजस्वी की तरफ देखता है और फिर उन लोगों से बोलता है, आप ही लोग बताइए, अगर आप लोगों को दीदी पसंद आई होगी तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड बना लूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ये बात सुनकर ओजस्वी गुस्से से ओमकार की तरफ देखती है और बोलती है, क्या बकवास है? तभी उनमें से एक बच्चा ओजस्वी के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे ओमकार के बगल लाकर मिटा देता है और फिर बोलता है, आप दोनों सच में एक साथ बहुत अच्छी लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दीदी आपसे ज्यादा खूबसूरत है। भैया मेरी मानी है तो आप ही से ही शादी करिएगा। उस बच्चे के मुंह से यह बात सुनकर ओजस्वी को बहुत ही अजीब फीलिंग होती है। ऊपर से ओमकार की नजर अपने ऊपर देखकर तो ओजस्वी एकदम से शर्मा जाती है, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। तभी एनजीओ की ओना आ जाती है केक लेकर। ओमकार को देखते ही वो काफी खुश होकर बोलती है, मुझे लगा ही था कि तुम आ चुके होगे, तो अब हम केक काटते हैं। ओजस्वी इस बात पर उनसे सवाल करती है, मुझे लगता है कि आज कोई स्पेशल दिन है, तभी इतनी सारी तैयारियां हुई हैं। ओमकार जवाब देता है, हाँ आज इन बच्चों का बर्थडे है। ओजस्वी एक पल रुककर दूसरे पल फिर से एक सवाल करती है, क्या तुम हमेशा से यहाँ आते हो? ओमकार तुम जवाब देता है, हाँ मैं बचपन से यहाँ आता हूँ, यहाँ आकर बहुत सुकून मिलता है। इतना बोलकर वो कर सामने देखने लगता है और ओजस्वी बहुत ही सुकून भरी निगाहों से ओमकार को देखने लगती है और उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल होती है। थोड़ी ही देर में केक कटता है। ओमकार बारी बारी से सारे बच्चों को खिलाता है और फिर ओजस्वी को भी। ओजस्वी ओमकार की आंखों में ही देख रही होती है। केक खिलाते वक्त ओजस्वी के होठों के नीचे थोड़ा सा केक लगा रह जाता है। ओमकार उसके उड़ते हुए बालों को और उसके खूबसूरत चेहरे को बहुत ही ध्यान से देखा होता है। दोनों एक दूसरे में खोए हुए होते हैं। ओमकार धीरे धीरे अपना हाथ ओजस्वी के होठों की तरफ बढ़ा रहा होता है। जैसे ही वो ओजस्वी की होठों को छूता है, ओजस्वी चौंक सी जाती है और फिर तुरंत उसके ऊपर से अपनी नजरें हटा लेती है। उनका भी एक गहरी सांस लेते हुए उसके ऊपर से अपनी नजरें हटा लेता है। खैर ओजस्वी और ओमकार अब भी एक दूसरे में दिलचस्पी लेने लगे थे। दोनों एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे, लेकिन दोनों ही इस बात से बेखबर थे। क्या होने वाला था अगला इंटरेस्टिंग एपिसोड जानने के लिए सुनते रहिए फर्स्ट ईयर हॉस्टल लव लाइफ स्टोरी दिल। तो मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 8 बजे।